जब अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री को, बीते 5 सालों का हिसाब किताब देना हो, तब वो आगे अगले 5 सालों का सपना दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 2030 तक 10 गुना रफ्तार से राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, लोग अपने सुझाव दे, सरकार उस पर काम करेगी। अभी तो आपकी बारी है कामकाज क्या किए हैं 4.5 सालों में वो बताने की। तो ये 5 सालों का सपना क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, सपना नहीं दिखा रहे हैं, सपना देख रहे हैं हम लोग खुद। आम जनता के सहयोग से आम जनता के जो सपने हैं वो सपने हमारे होंगे। हम 1 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर। हर वर्ग, जितने वर्ग हैं उन सबको हम पूछ रहे भाई आप क्या सोचते हो कि 2030 के अंदर राजस्थान कहाँ स्टैंड करे देश के अंदर। हम चाहते हैं, लोगों की राय आ रही है, हम चाहते हैं राजस्थान कम से कम नंबर 1 नहीं बन पाए कुछ कारणों से, भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक समस्याएं हैं या और इन्वेस्टमेंट की बात है, तो नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी जो बनी हुई है 4-5 राज्य, उसमें राजस्थान पहुंच जाए वहां पर। अब मुझे आपकी बातों से ना नीतीश कुमार की बात याद आ गई। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में समंदर तो है नहीं कि हम गुजरात जैसा विकास कर लें। तो वही बात आप कह रहे हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि नंबर 1 राज्य बन जाए ना। मैंने कहा ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, परंतु जैसा तेल निकल गया जी। पहले तेल नहीं निकला हुआ था, अब तेल निकल गया। कंट्री का 10-20% तेल जो है उत्पादन राजस्थान होता है। हम रिफाइनरी लगा रहे हैं वहां पर, पेट्रोकेमिकल साथ में कॉम्प्लेक्स उसके साथ में, तो हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू होगी उन सबकी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रोजगार का क्या आंकड़ा है? आप लोग रोजगार के मुद्दे पर बड़ा घेरते हैं बीजेपी को। राजस्थान में रोजगार को लेकर कैसे आपकी सरकार आगे बढ़ी, अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को कहने का अधिकार नहीं है। आज हम करीब लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, बच्चों की 3 लाख लगभग। और सरकार के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट मीट हमने करी है, करीब 10 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। सब नहीं आएंगे, हम जानते हैं। और 2030 के लिए लोगों के सुझाव मिल रहे हैं कि लोग राजस्थान के कहाँ देखना चाहते हैं अपने राज्य को। 3 दिन पहले लॉन्च किया हमने अभियान जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका वीडियो बहुत वायरल है, वो आपसे एक बार और आपसे इंटरव्यू करेंगे तब बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, अभी आपने चूंकि हाल ही में लॉन्च किया है तो अभी इंतजार है लोगों के रिस्पॉन्स, थोड़ा इंतजार कीजिए, अच्छा होगा। अब मैं जरा आ जाती हूँ, अब जादूगर के तौर पर आपकी पहचान रही है, बचपन में आपने सीखा और उसकी अपनी एक अलग कहानी है, उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन राजनीति के जादूगर के तौर पर आपका सिक्का चलेगा क्या? क्योंकि राजस्थान में 5 साल में चेहरा और सरकार, पार्टियां बदल जाती हैं। राजस्थान की परिपाटी है ये। इस बार मुझे लगता है, हाँ, देखिए वो कारण कोई और थे, उन कारणों को मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, प्रदेश जनता जानती है। इस बार पब्लिक का मूड जो लग रहा है मुझे, देखो पब्लिक माई बाप होती है मेरा मानना है, चाहे वो कुछ भी काम कर दो, कुछ भी आप अपनी बात टिप्पणी करते रहो, लोकतंत्र में पब्लिक जो है वही माई बाप है। वो क्या फैसला करती है सबको मानना पड़ता है। इस बार मुझे लगता है पब्लिक का मूड बन गया है, जो काम हमने किए हैं, नवाचार किए हैं, उसके आधार पर घर घर में बात पहुंच गई है। भाई ऐसी गवर्नमेंट आज तक कभी देखा नहीं हमने कि सभी तरह गुड गवर्नेंस दे, मतलब काम तो मुझे लगता है वाला है। मुझे लगता है इस बार जो है, इस बार सरकार रिपीट करने का आम जनता ने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया। और जो परिपाटी अब चाहे बड़े है वो टूट जाएगी फिर से। अब चाहे भले मोदी जी आओ, चाहे वो और नेता हो, यहाँ पे कैंपेन वो भी करेंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। कहा जाता है कि मोदी जहां पर जाते हैं चुनावी माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो नरेंद्र मोदी के नाम जहां जहां पहुंचते हैं उनका अपना एक ऑरा है, इस देश के बड़े नेता के तौर पर सुनते हैं। वो बार 80 करोड़ जो मुफ्त में अनाज इसको पहुंचाती है बीजेपी, दूसरे तमाम कामकाज हैं। तो मोदी जब आते हैं तो CM के तौर पर आपको लगता है कि माहौल थोड़ा बदल ना जाए? देखिए, अब मोदी जी आए चाहे वो और कोई नेता आए, वो तो आएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी गवर्नेंस दी है। इस बार राजस्थान की जनता जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस को देखेगी। वो कहते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होती है कामकाज वहां पर तेजी से आगे बढ़ता है। हमारा इंजन खुद इतना मजबूत है कि 2 इंजन का मुकाबला करने के लायक है वो। आप अकेले काफी हैं? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पार्टी है, मेरे नेता है, मेरे हाईकमांड के लोग हैं, राहुल गांधी है, खड़गे साहब है, प्रियंका गांधी जी आएंगी। तो ऐसा नहीं है, जिस रूप में कैंपेन हमारा होगा, शानदार कैंपेन शुरू होगा। यहाँ पर हमारे वर्कर्स है,
इसका नेता है, सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग और कामयाब होंगे। पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने कामकाज के दम पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है, उनकी ओर से कहा गया है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी, विधानसभा में तो 5 साल बाद या 5 सालों में पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला रहता है, आपकी सरकार आ जाती है। लेकिन बीते 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है, जब विधानसभा में जैसा भी करे कांग्रेस अच्छा करे, लेकिन लोकसभा में आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता है। 2019 में एक भी सीट राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी, और अब 24 में भी तकरीबन 185 दिन का वक्त बाकी है इलेक्शन में। तो ऐसा क्यों हो जाता है? मोदी के नाम पर तो क्लीन स्वीप हो जाता है बीजेपी के लिए। अब देखिए, उसको चर्चा भी विधानसभा चुनाव को आप होने दीजिएगा, बताएंगे आपको कि क्या कारण है। अब नहीं होने वाला है। अब मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है, पहले वाली बात नहीं रही है। आज जो हालात हैं वो दूसरे हैं। लोग सब चिंतित है देश को लेकर, देश के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे। इसलिए मोदी जी को खुद को चाहिए कि आज जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कांग्रेस ही काम की हुई व्यवस्था है यहाँ देश के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए उनको। आज सुई नहीं बनती थी, आज कल चंद्रयान 3 वहां पे गया, लैंड कर गया, सबको गर्व होता है। हाँ। कैसे कर गया? पंडित नेहरू ने आजादी मिलते ही जो जिस प्रकार से स्थापना की थी, मतलब इसरो पंडित नेहरू लेकर आए, इसरो तो उसका क्रेडिट आप नेहरू जी को देंगे। चंद्रयान 3 अगर मोदी के समय में लॉन्च हो तो उसका क्रेडिट क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं समझे। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर उस वक्त में स्थापना नहीं होती संस्था की, 59 की बात करूं मैं आपको, आजादी मिली थी उस वक्त में। 59 में जब काम शुरू हुआ स्पेस को लेके, आज बताइए अगर वो हम लोग उसमें शुरुआत नहीं करते उस वक्त में, इंदिरा गांधी के वक्त में इसरो की स्थापना नहीं होती, तो क्या आज मतलब चंद्रयान की तरफ कोई साइंटिस्ट छोड़ सकते थे? आज दुनिया के अंदर 4-5 मुल्क क्यों हैं? हिंदुस्तान का नाम उसमें अंदर आया क्योंकि 59। अब 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। वो सफर इतना लंबा तय किया है। तो अगर उस समय की उपलब्धियों का श्रेय पंडित नेहरू को या इंदिरा गांधी को जाता है, तो मौजूदा वक्त की उपलब्धियों का श्रेय तो फिर नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 फेल हो गया था और फिर बजट डिसाइड किया गया, वो खुद गए थे, हम सब ने देखा था। तो क्या इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? मैं एतराज नहीं करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर उस वक्त स्थापना नहीं करते तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचते हम लोग? तो आप ये क्यों नहीं सोचते भाई कि वो फैसले उस वक्त में हुए थे, उसके परिणाम है कि आप इस स्थिति में आ गए? मतलब आप कह रहे हैं कि नींव डाली गई थी कांग्रेस शासन में, और आज जो इमारत बुलंद दिखाई दे रही है वो उस नींव की वजह से है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? सही बात है। पंडित नेहरू को सलाह दी गई थी, जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? विक्रम साराभाई। स्थापना नाम अटक गया, बचपन में सुनते आ रहे उनका नाम। विक्रम साराभाई ने सलाह दी थी पंडित नेहरू को, उन्होंने स्थापना करी। बिल्कुल। बाद में नाम बदल के इसरो हो गया इंदिरा जी के वक्त में। हाँ। इंदिरा गांधी जी ने इसरो स्थापित किया बेंगलुरु के अंदर। आज 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जा रहे हैं वहां से। अगर स्थापना नहीं होती उनकी तो हम भी पाकिस्तान की तरह गृह युद्ध में फंस जाते। आज पाकिस्तान हमारे साथ में आजाद हुआ, आज वहां गृह युद्ध के हालात हैं, आर्थिक तंगी है वहां पर। मैं सुनता हूँ कि वहां पर किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कहाँ वो है? तो जो पंडित नेहरू नींव रखी थी देश के अंदर, आजादी मिलते ही बड़े बड़े बांध बना दिए, कल कारखाने बना दिए, सब कुछ कर दिया, नई नई संस्थाएं खड़ी करी, IIT से लगा कर। तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की जो सफलताएं हैं पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हुए, नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को ये कहा गया कि अगले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैं ही तिरंगा फहराऊंगा और सरकार की उपलब्धियां गिनाऊंगा। वो बड़े आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी वादा कर दिया है कि 3rd टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा हिंदुस्तान मोदी के नेतृत्व में। ये मोदी जी की स्टाइल है बोलने की, ये बोलने की स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? यही बोलने की स्टाइल है। आप खुद ही भविष्यवाणी कर रहे हो, अगली बार मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। डेमोक्रेसी में कभी होता नहीं, ना होना चाहिए। अपना काम करते जाओ, ये फैसला छोड़ो, जनता पर छोड़ो। आप जनता का हक क्यों मार रहे हो? वो बताते हैं कि जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई 2014 में, तो देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। उनके नेतृत्व में देश ने काम किया, 5वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं, और 3rd टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए। तो
इसको कैसे, ये जो आत्मविश्वास है जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो वो विपक्षियों को का आत्मविश्वास डगमगाता है। उनका आप एक काम कीजिए, 14 में इलेक्शन लड़े थे, जीते थे वो जी, उस पर भी जीते, उन्होंने भाषण थे, वादे थे देशवासियों के साथ में, उनको याद कर लीजिए और उनका विश्लेषण कर लीजिए कि क्या हालात है उन बातों का, तो आप मालूम पड़ जाएगा वो क्या बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं बातों को, कितने वादे किए थे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता।